नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज बात होगी कौन ढहाएगा किसका किला। जी हाँ, मध्य प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जो एक ही परिवार, पार्टी या किसी नेता का गढ़ बन चुकी है। अब ऐसी ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की नज़र है, या यूँ कहें कि दोनों ही दल एक दूसरे के किले में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के गढ़ों में सेंध लगाने में कामयाब होंगे, और आखिर दोनों दल के लिए एक दूसरे के किलों को ढहाना कितना मुश्किल भरा होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी और कांग्रेस का प्लान, एक दूसरे के गढ़ों पर ध्यान। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनावी रणभेरी किसी भी वक्त बच सकती है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने उन सीटों पर और जोर देना शुरू कर दिया है जहां वो पिछले कई चुनाव से हारती आ रही हैं। अगर सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का फोकस लाहौर, राघवगढ़, झाबुआ, भोपाल उत्तर जैसी सीटों पर ज्यादा ही है। इतना ही नहीं, 103 सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी बेहद ही कम अंतर से हारती आई है। बीजेपी ने इन्हें आकांक्षी सीटों का नाम देकर जीत की रणनीति बना ली है। जाहिर है कि ये सीटें कांग्रेस का गढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार वो अपने गढ़ों को बचाकर कांग्रेस के किले में सेंध लगा देगी। अरे कांग्रेस जो अपनी सीटें उसको बचा ले वो बहुत है। कांग्रेस कितने भी दावे कर ले, उस बार उनकी जितनी सीटें वो नहीं बचेगी। आधे से ज्यादा विधायक उनके हार रहे हैं। खास का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस। बीजेपी की नजर तो कांग्रेस के किले पर है, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ों पर नजर बनाए हुए है। दिग्विजय सिंह 66 सीटों पर रिपोर्ट सौंप चुके हैं। दरअसल इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी के मजबूत गढ़ों को ढा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात की है कि उसे एक तरफ अपने किले बचाना है, तो दूसरी तरफ वो ऐसे कौन से नेताओं को बीजेपी के मजबूत इलाके में भेजे जहां वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना सके। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है वो जान लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पाल रहे कि जो कांग्रेस के गढ़ है उनको भेज देगी। सबसे पहले ये अपने गढ़ बचा ले। इनके जो चुने विधायक है वो हारने के कगार पर आ चुके हैं। इनके जो केंद्रीय मंत्री स्तर के लोग वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कांग्रेस की गढ़ भेजना इनके लिए असंभव नहीं। खुद का गढ़ बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। जानकारों का मानना है कि पिछले कई चुनाव में भी ये बात सामने आई है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के गढ़ों में सेंध लगाने के लिए प्लान बना रही हैं, लेकिन चुनाव में इसका असर ज्यादा दिखा नहीं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक दूसरे के गढ़ों में दोनों दलों ने कोई मजबूत प्रत्याशी ही नहीं उतारा। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस किलों को ढाने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाएंगी ये देखना होगा। हालांकि इतना तय है कि गढ़ों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आखिर किलों में सेंध लगाने का ये मेगा प्लान क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के साथ और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और ये बात लंबे समय से हम देख रहे थे कि जब बीजेपी ने सत्ता गंवाई थी और जब कांग्रेस की सरकार बनी, कि इसके बाद से बीजेपी ने कि अपने जो कमज़ोर कड़ियाँ उसको मजबूती पे ध्यान देना शुरू किया। सरकार बनने के बाद भी जब 127 सीटों के साथ उनके पास बहुमत है, तब भी उन्होंने 103 सीटें चिन्हित की और उनमें से 79 पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और 3-4 सीटें छोड़ दे तो ज़्यादातर वो हैं जहाँ वो पिछला चुनाव हारे हैं या कई चुनाव से हार रहे हैं। कांग्रेस लगातार कह रही थी, 6 महीने पहले दिग्विजय सिंह ने उन 66 सीटों का दौरा कर लिया जो कांग्रेस 3, 4, 5, 6 तक चुनाव से हार रही है, लेकिन अभी तक वो प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाई है। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई गंभीर है कांग्रेस। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में अपनी सरकार बनाई है, कमलनाथ जी से सरकार छीन करके बनाई है, उस दिन से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी पार्टी चुनावी मोड में है। और ठीक उसी प्रकार कांग्रेस भी चुनावी मोड में लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो रणनीतियां बनाई जाती हैं सबसे कमजोर सीटों पर, तो सबसे कमजोर सीटों पर दोनों पार्टियां रणनीति बनाती हैं।
ताकि एक दूसरे के किले में सेंध लगाई जा सके। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जी ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आपको अगर याद ध्यान हो तो एक बार सुंदरलाल जी पटवा छिंदवाड़ा गए थे कमलनाथ जी के खिलाफ बिल्कुल। चुनाव लड़ने, वो एक जीते भी। उपचुनाव गए थे और एक चुनाव फिर हार गए थे। तो इसी तरीके से शिवराज जी एक बार राघोगढ़ गए थे चुनाव लड़ने के लिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ। अरुण यादव ने पिछली बार शिवराज जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कैलाश बुधनी जोशी, आकर। प्यारेलाल खंडेलवाल राजगढ़ गए थे दिग्विजय सिंह के खिलाफ। ये जो है इस तरह की रणनीतियां बनती रहती हैं और एक दूसरे की, ताकि उससे कार्यकर्ता का मनोबल आता है। कोई ऐसी सीट होती है, दोनों ही पार्टियों के पास ऐसी सीटें हैं जो वहां पर बहुत कम उनको सफलता मिलती है। जैसे भोपाल उत्तर में भाजपा को केवल एक ही बार सफलता मिली थी 93 में, बिल्कुल। बाकी वो सफलता नहीं मिली। या जिस सीट पर अभी फग्गन सिंह जी कुलस्ते को टिकट दिया मंडला जिले की, वो सीट भी निवास। भाजपा की एक ऐसी सीट है। तो कुल मिलाकर के ऐसी सीटें हमेशा से रही हैं जिन सीटों पर एक, इसी तरीके से आपको अगर याद हो तो एक बार अर्जुन सिंह जी के खिलाफ सतना चुनाव लड़ने वीरेंद्र कुमार सकलेचा गए थे। बिल्कुल। तो करके ये इस तरह की रणनीतियां हमेशा बनती रहती हैं। और तो इस बार खास तौर से चूंकि बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है, तो प्रतिष्ठा के चुनाव में दो बातें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो कार्यकर्ता में एकजुटता रहे और कार्यकर्ता में उत्साह बना रहे, एक ये बात उसमें बहुत ज्यादा रहती है। जी। और दूसरा कहीं ना कहीं चेहरा ऐसा रहे जिस चेहरे के आधार पर वो कॉन्फिडेंस के साथ समाज से बात कर सके। तो इस बार दोनों ही पार्टियां प्रतिष्ठा का चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए भाजपा के तो अभी कुछ पत्ते खुल गए हैं। उन्होंने 8 तो वीआईपीज को टिकट दिया है, कुछ और भी प्रमुख लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने हालांकि घोषणा की थी कि वो सितंबर तक अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो एक कदम आगे भाजपा इसमें हो गई है और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कैंडिडेट और देख लेना चाहती है। ये मान करके चलिए कि जिन 79 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें 76 तो वो सीटें हैं जहां हार गई थी, 3 सीट हैं जहां उनके विधायक थे, फिर एक विधायक की क्योंकि कंट्रोवर्सी थी तो वो उसको हटा दें, बाकी 2 ही उनकी सुरक्षित जैसी सीटें हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस उन सीटों पर कैंडिडेट जरूर बदल लेगी। पहले जो उन्होंने सूची बनाई हुई थी 150 की, ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने 150 लोगों की सूची बनाई है। इन उम्मीदवारों को देख करके मान करके चलिए कि वो अपनी कुछ ना कुछ सीटें उसमें से चेंज करेंगे और उनकी अब 10 तारीख के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। जी तो ब्रजेश जी, घोषणा हो सकती है, लेकिन जो शर्मा जी ने कह रहे हैं और हम भी लगातार देखते आ रहे हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि कांग्रेस हिचकिचाहट दिख रही है। क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, या दिग्गज भी अपने लिए सुरक्षित सीटें तलाश रहे हैं? क्योंकि जब पिछले चुनाव में हमने देखा था कि जब बीजेपी सरकार सत्ता से चली गई थी, तब भी जो कांग्रेस के चर्चित चेहरे थे, या तो वो चुनाव हार गए थे या हारते हारते जीते थे, चाहे वो जीतू पटवारी हो, बाला बच्चन हो, या रामनिवास राव कार्यकारी अध्यक्ष थे, सुरेंद्र चौधरी की बात करें, अजय सिंह है, सुरेश पचौरी हैं, राजन सिंह, ऐसे तमाम सारे कांग्रेस के दिग्गज चेहरे भी चुनाव हार गए थे। देखिए मनोज जी, कांग्रेस क्या है, एकदम भौचक्की रह गई। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और आक्रामक तेवर के साथ जिस तरह से दिग्गजों को मैदान में उतारा, जैसे ही उसने मोर्चा संभाला तो जो उसकी रणनीति थी कांग्रेस की, मुझे जहां तक लगता है वो जो चल रही थी साफ्ट में कि हाँ एक तरह से माहौल है और हम मैदान में उतारेंगे लोगों को तो वो जीत जाएंगे, जनता उनके साथ देगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पासा पलटा, आप देखिए दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, तो हर अंचल में आप देखें, चाहे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में माहौल बदल गया। कार्यकर्ताओं में जो पुराना जोश नहीं देखा जा रहा था, वो जोश अचानक देखने को मिल गया। नेता बड़ी तेजी से सक्रिय हो गए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर को देख लीजिए, चाहे प्रहलाद पटेल को देख लीजिए। तो जो बीजेपी के बारे में जो एक उम्मीद थी या जो संभावना थी कांग्रेस को सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करना है, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उनको टारगेट करेंगे तो उनको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अब हर मोर्चे पे हर सेनापति ऐसा तगड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने पे मजबूर होना पड़ा। शायद यही एक पहले बड़ी वजह है कि वो अपनी सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। और जो कहा जा रहा है कि 5 सर्वे हुए हैं और सर्वे के बाद जो 11 इनपुट आए हैं, तो मुझे लगता है वो सब सर्वे इस आधार पर हुए होंगे ना कि वहाँ मौजूदा विधायक कौन है, बीजेपी से संभावित कौन लड़ सकता होगा, इसकी तो कल्पना की नहीं होगी ना उन्होंने कि केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार देंगे, इतनी बड़ी संख्या में बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार देंगे, सांसदों को उतार देंगे। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो और भी ऐसे चौंकाने वाले नाम आएंगे। तो उनको रणनीति अपनी बदलना पड़ रही है। क्या उनके पास ऐसे उम्मीदवार हैं वहाँ पे
अब जब जिस तरह से शर्मा जी भी कह रहे थे कुछ जगह बदलना पड़ेंगे, हाँ निश्चित तौर पर कुछ जगह बदल सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं शर्मा जी वहाँ पर कि उनके पास बदलने के लिए भी चेहरा नहीं है। क्या आप दिमनी में सोच सकते हैं कि कोई चेहरा बदल देंगे वो, या आप संजय शुक्ला की जगह कोई उनके पास और मजबूत चेहरा है क्या कैलाश विजयवर्गीय के सामने लड़ाने के लिए? या हम नरसिंहपुर की बात कर लें, वहाँ चेहरे नहीं है कि इन दिग्गजों के सामने कोई चेहरा उतार दें। तो जो 66 सीटों पर रणनीति बना के चल रही थी कांग्रेस कि हम उनमें से कुछ हासिल कर लेंगे, वो जो दाव बीजेपी ने चल दिया कि उनकी जीती हुई सीटों पर से बहुत सारी सीटें वो हासिल कर लेंगे दिग्गजों को मैदान में उतारकर, तो मुझे लगता है वो एक सदमा भी है। और इसके बाद से जो उसकी पूरी रणनीति थी वो तितर बितर हो गई है। अब नए सिरे से रणनीति बनाना पड़ रही है, इस वजह से एक देरी हो रही है। दूसरी, उनके दिग्गज भी लड़ने से मना कर रहे हैं। यदि ये अरुण यादव की हम बात करें तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि मैं चुनाव मैदान में नहीं लड़ूंगा। बचे कौन दिग्गज? अजय सिंह राहुल भैया तैयारी कर ही रहे हैं, उनकी मजबूरी है, चुरहट से उनको लड़ना है। दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं, विवेक तनखा भी मैदान में नहीं उतरेंगे। सुरेश पचौरी जी को मैदान में उतारो या ना उतारो, कोई फर्क बीजेपी को उनके उतरने से पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दो बार उनको मात दे चुके हैं। तो अब कांग्रेस के पास है कौन ऐसा चेहरा वो इन दिग्गजों से मुकाबला कर सके, या इनकी छवि के अनुरूप उनकी छवि हो, जो खुद भी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े और अपने क्षेत्र खुद के साथ साथ बाकी के जो उम्मीदवार हैं जो अपने अन्य सीटों पर भी प्रभाव डाल सके, उन्हें जिता सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। एक चीज और जो हमने सुना था, कमलनाथ जी ने खुद आपके और मेरे समक्ष कहा था कि वो विचार कर रहे हैं कि चुनाव लड़ें या नहीं, वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाना पड़ेगा और उसके लिए सक्रिय रहना चाहते हैं, वो एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते। तो ये जो तुरुप का इक्का चला है बीजेपी ने, कमलनाथ पर भी कहीं ना कहीं दबाव आ गए कि वो भी चुनावी मैदान में उतरें। तो शायद ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि अब मजबूरी बन गई है कि बड़े लोगों को मैदान में उतारें और घेराबंदी करने की कोशिश करें। वैसा माहौल नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता लड़ लेगा, जनता हमारे साथ है। माहौल एकदम पलट गया। पहले के जो सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस प्लस में है, अब कहीं ना कहीं वो नीचे खिसकती दिख रही है। उसकी रणनीति भी देखिए कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि उसने खुद पहले कहा था कि 6 महीने पहले हम 66 सीटों पर तो उम्मीदवार घोषित कर देंगे। दिग्विजय सिंह बार बार कह चुके हैं मैंने सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है, कमलनाथ जी को तय करना है। कमलनाथ जी अब तय कर नहीं पा रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली का दखल है? उनके सर्वे, कमलनाथ के सर्वे, दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट, इन सभी सर्वे में और रिपोर्ट में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। एक जैसी रिपोर्ट होती तो निश्चित तौर पर सूची जारी हो चुकी होती। यही वजह है कि सूची में देरी हो रही है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तो उनके प्रभारी पहले भी खुलासा कर चुके हैं कि हमारी सर्वे रिपोर्ट में जो नंबर पहले नंबर पर आ रहा है वो जिले से मांगी गई रिपोर्ट में या सर्वे रिपोर्ट में तीसरे नंबर पे कैसे आ रहा है। तो ये जो घोटाला हुआ है, मुझे लगता है उस वजह से भी एक कांग्रेस सर्वे के आधार पर सूची जारी नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। तो शर्मा जी, एक वापो की स्थिति तो है, और दूसरी बात है जो दिग्गज चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो आखिर में बीजेपी के जो दिग्गज उतर रहे हैं उनके खिलाफ तो कांग्रेस के सामने संकट है कि उनको अगर उनके गढ़ों में घेरना है और बाकी जगह बढ़त बनानी है, कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर को घेर के रखना है दिमनी में, या कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से नहीं निकलने देना है, या हम देखें नरसिंहपुर में अगर नहीं निकलने देना है प्रहलाद सिंह पटेल को, तो उनके सामने वैसा चेहरा लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ बीजेपी के दूसरी लाइन के नेताओं से उनकी पार्टी के कई दिग्गज लगातार हारते रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा और ब्रजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय पता नहीं क्यों है कांग्रेस में बड़े चेहरों का संकट है, और उसका कारण ये है कि ये जो 2 वरिष्ठ नेता पिछले काफी दिनों से सक्रिय हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इनकी चूंकि आयु बहुत ज्यादा हो गई और इनके जो छाया है एक प्रकार से वट वृक्ष है, तो इनके कारण कोई दूसरा पनप नहीं पाया, कोई दूसरा बड़ा चेहरे पनप नहीं पाए। जबकि भाजपा में इसके विपरीत आप देखेंगे कि चेहरे लगातार पनप रहे हैं उसमें। तो ये जो चेहरों का संकट तो कांग्रेस के भीतर है, और दूसरा निर्णयों का भी संकट कांग्रेस के भीतर है। तो कई बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस समय वैचारिक संक्रमण से भी गुजर रही है कि कौन सी बात हमको करना है और कौन सी बात नहीं करना है, और यही बात चेहरों पर भी है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। कांग्रेस वो पार्टी है जो अपनी स्वतंत्रता के पहले दिन से लेकर के अभी 5 साल पहले तक कभी भी जाति की राजनीति करने में निर्णय जरूर लिए हैं उन्होंने, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उस पर बचते रहे। उनका नारा 7 पर ना 5 पर, और मोहर लगेगी हाथ पर। आप कल्पना कर सकते हैं जैसे 1951 की जो पहली जनगणना हुई थी, उसमें अगर नेहरू जी चाहते, पटेल चाहते, अंबेडकर चाहते, तो जाति आधारित जनगणना का सिलसिला लग जाता। तो जिस तरीके से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जाति के जनगणना हो और ये सब हो, तो ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से मुद्दों में उनके पास संक्रमण का स्थिति है, उसी प्रकार चेहरों को लेकर के भी संक्रमण की स्थिति है। कई ऐसे चेहरे हैं
जिनको सीट बदलने के लिए वो भीतर से सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बदल नहीं पा रहे। मैं 2 ही उदाहरण आपको देता हूं। जी। जैसे मान लीजिए इंदौर में संजय शुक्ला को, तो कहीं ना कहीं एक विचार ये बन रहा था कि संजय शुक्ला को 1 नंबर के बजाय 4 नंबर कर दिया जाए, लेकिन पार्टी उसमें निर्णय नहीं कर पा रही। ठीक उसी प्रकार भोपाल में भी ये चर्चा चल रही थी कि पीसी शर्मा जी को दक्षिण के बजाय पश्चिम और मध्य में भेज दिया जाए ध्रुव नारायण के खिलाफ। तो लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति अन्य सारी की सारी जगहों पर है। जैसे मान लीजिए उदयपुरा की सीट, पार्टी में एक बड़ी इस समय बहस चल रही है कि उदयपुरा से जो वर्तमान विधायक है उन्हीं को रिपीट किया जाए कि संजय मसानी को वहां पे भेज दिया जाए। तो ये जो बहुत सारी, तो उनके यहाँ न केवल मुद्दों को लेकर के बल्कि चेहरों को लेकर के भी एक वैचारिक संक्रमण की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा नहीं जा सकता कि वो कब और क्या निर्णय लें। और जो देरी हो रही है सूची की, भाजपा ने तो घोषणा की नहीं थी कि हम पहले घोषित कर देंगे, ये घोषणा कांग्रेस ने की थी, लेकिन उसके बाद भी वो जो नहीं हो रही तो वो अनिर्णय जैसी स्थिति है। लेकिन अब वो चूंकि अब समय ही आ गया है तो अब मजबूरी है तो उसमें घोषित करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये जो बड़े चेहरे भाजपा ने घोषित किए हैं इनमें अगर किसी कारण से भाजपा को अगर नुकसान होता है तो वो कांग्रेस के कारण नहीं होगा, वो खुद भाजपा के कारण ही नुकसान होगा। जैसे पिछले चुनावों में भी हम कई सीटों पर ऐसा देखें, कांग्रेस जीती जरूर थी लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जीत का जो फैक्टर था वो भाजपा की कोई ना कोई अपनी चूक, जैसे उदयपुरा की सीट है, भोपाल दक्षिण की, पश्चिम की सीट है, विदिशा की सीट है, विदिशा है, निश्चित रूप से तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की गलती से जीते। तो ठीक उसी प्रकार अब देखते हैं, अब वो भाजपा की ये बड़ी जबरदस्त रणनीति है कि इन 77 में से जो 76 उम्मीदवार, इनमें खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अगर 76 में से 25-30 भी उन्होंने जिता लिए और बाकी 150 में से उन्होंने 100 जिता लिए तो आसानी से सरकार बना लेंगे। तो कुल मिलाकर के रणनीति के मामले में तो भाजपा एक कदम आगे आ गई है। और हमने देखा भी कि झाबुआ में कांतिलाल भूरिया को हराया गया है। केपी सिंह पिछले चुनाव में मुश्किल जीत पाए थे प्रीतम लोधी के खिलाफ, और बीजेपी ने फिर तीसरी बार प्रीतम लोधी को मैदान में उतार दिया है। तो वो लाहौर की हम बात करें कि अगर 2.5-3 दशक से अपराजय हैं गोविंद सिंह, तो उनके खिलाफ युवा चेहरे अमृत शर्मा को ले आए हैं मैदान में। जी नहीं, बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। तो ये जो 2 तरह की रणनीति है, कुछ सीटों पर उन्होंने एकदम यंग ब्लड को दिया है टिकट भाजपा ने। अब भाजपा की अगर आयु की दृष्टि से आप देखेंगे तो भाजपा में 25 साल से लेकर के 72-73 साल तक के उम्मीदवार, तो उन्होंने ये इस पर बहुत दिमाग लगाया है कहां पर तो वो युवा को उतारें और कहां पर वो सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नेता को उतारें और कहां पर ऐसा लोकप्रिय चेहरा उतारें। तो कल्पना कर सकते हैं, ये ठीक है कि मंडला में थोड़ी सी कठिनाई होगी फग्गन सिंह कुलस्ते को लड़ने में, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति पूरे इंदौर की 7-8 सीटों पर प्रभाव डालेगा। इसी तरीके से मुरैना की सीटों पर नरेंद्र तोमर का प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो उनके निर्णय लिए हैं तो वो जो है कहीं उन्होंने युवा चेहरे दिए हैं बड़े उत्साही, जैसे उदयपुरा में जो नरेंद्र पटेल को दिया है तो वो शिवाजी पटेल जी, बिल्कुल उनके पिताजी। तो कहने का मतलब तो बिल्कुल कहीं उन्होंने अच्छे चेहरों को दिया है, कहीं सीनियर को चेहरों को दिया है। बहुत जबरदस्त रणनीति के साथ भाजपा ने उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं। इसीलिए कांग्रेस थोड़ा सा पुनर्विचार कर रही है और आज लोगों को, चेहरों को बदलने पर विचार जरूर कर रही है वो। जी बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक फायदा और हम देख रहे हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, चूंकि आचार संहिता लगी नहीं तो उनके क्षेत्र में जहाँ बढ़त हासिल करनी थी, हम देखिए आज भोपाल उत्तर की बात कर लें, भोपाल के मध्य की बात कर लें तो कई सारी विकास योजनाओं की शुरुआत है, इंदौर की बात कर लें हम, और इसके साथ साथ एक और मोर्चे पे काम चल रहा है कि जो जातिगत समीकरण देखे जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे हैं एक वर्ग को साधना चाहे आदिवासियों को, इसके साथ साथ आप देखिए अगर कमलनाथ की घेराबंदी हो रही केंद्रीय मंत्रियों के साथ तो पांडुरनायक को एक नया जिला बना दिया गया है, उसके आदेश हो गए, मैहर को एक नया जिला बना दिया गया है। तो जिन सीटों पर पार्टी को लग रहा था कि कमज़ोर हो सकते हैं तो वहाँ की अलग तरीके से घेराबंदी की जा रही है, जो शायद कांग्रेस इसको पकड़ पाने विफल नजर आ रही है अभी। देखिए, कांग्रेस की और बीजेपी की परिस्थितियां अलग हैं। कांग्रेस में क्या आपको बीजेपी जैसा, चाहे राज्य सरकार की बात कर लें हम, चाहे प्रदेश संगठन की बात कर लें, चाहे आला कमान की केंद्रीय संगठन की बात कर लें, केंद्र सरकार की बात करें, एक समन्वय तालमेल बनाकर काम चल रहा है कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए वो बेहतर तरीके से सिर्फ राज्य सरकार कर रही है। चाहे जिलों को घोषणा करने की बात हो, चाहे योजनाओं को लागू करने की बात हो, वो तो पहले से ही हारी हुई सीटों पर आकांक्षी सीटों के हिसाब से उन्होंने बाकायदा जिम्मेदारी तय कर रखी थी सांसदों की, केंद्रीय मंत्रियों की, कि आपको ये सीटें जितवाना है। तो लगातार वो प्रयास करते रहे थे
थे। ये प्रयास आज हमको दिख रहे हैं क्योंकि हम चुनाव के पहले उन पर चर्चा कर रहे हैं मनोज जी। ये प्रयास आज नहीं हो रहे हैं उनके, ये प्रयास उनके सतत हम चल देख रहे हैं, कि लगातार चल रहे हैं उनके। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बिल्कुल। बहाने कई केंद्रीय मंत्री डेरा डाले, समाज के अलग अलग तो लोगों से संवाद ये कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है कि देखिए आज उसकी रणनीति हमको दिख रही है कि किस तरह से मजबूती से, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है। इस बार ठोस ये हो गया कि कहीं से भी कोई विरोध के स्वर नहीं, दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, केंद्रीय आला कमान ने अपने हाथ में कमान ले ली। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार थी, तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय छत्रपों में भी मनमुटाव आ जाता है, कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा आ जाती है। तो वो जो जोश भरने का काम मध्य प्रदेश इकाई कर सकती थी वो नहीं कर पा रही थी, वो केंद्रीय आला कमान ने कर दिया, अमित शाह ने कर दिया, जेपी नड्डा ने कर दिया, संगठन भी रिचार्ज हो गए, सरकार भी रिचार्ज हो गई। और आप देखिए जो कार्यकर्ताओं के मन में जो उल्लास होना चाहिए था वो दिग्गजों को उतार के उन्होंने उनको भी रिचार्ज कर दिया। बीजेपी के अलावा हम अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में ऐसा कैसे दिख रहा है? कमलनाथ जी अलग चल रहे हैं, संगठन का कोई अता पता है नहीं है, केंद्रीय आला कमान उतना हस्तक्षेप कर नहीं रहा है। तो आप देखिए तालमेल नहीं है, चाहे नेताओं की बात करो, अरुण यादव नहीं कर पा रहा, वो अपने लोग बिठा दे रहे हैं लेकिन उनका तालमेल नहीं बन रहा है। कैसे तालमेल बैठेगा? साफ साफ नजर आने लगा। अरुण यादव को क्या जरूरत थी ये बयान देने की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? ये तो पार्टी से नेतृत्व से कह सकता था, वो प्रदेश नेतृत्व से कह सकते थे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व से कह सकते थे कि मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन ये बयान देकर क्या उन्होंने अपने यहाँ का माहौल प्लस में किया? निश्चित तौर पर वो प्लस से माइनस में कर दिया कि क्या डर रहे हैं आप हार से? तो यही वजह है कि कमलनाथ जी यदि आज चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या वो हार से डर रहे हैं, या उनको ये खतरा है कि मध्य प्रदेश में उनको सक्रिय रहना पड़ेगा, नहीं तो उनके विरोधी जो पार्टी के अंदर हैं वो कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दें? तो ये विखंडित दिख रही है, मतलब एक तरह से कांग्रेस। आला कमान भी निर्णय नहीं ले पा रहा है कि यदि आपके पास पहले जब 66 सीटों पे हारने वाले, आपको कुछ खोने को तो है नहीं है, तो आप पहले सूची जारी कर सकते थे, उसमें यदि प्रदेश इकाई ने कोई नाम भेजे थे तो वहां पे आपके लिए ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी, आप ठोक बजाकर उनको या थोड़े बहुत चेंज कर आप जारी कर सकते थे। तो रणनीति में केंद्र का भी जो योगदान होना चाहिए वैसा योगदान दिख नहीं रहा है। या तो उसकी वजह यह है कि प्रदेश इकाई एक तरफा चला रही है, केंद्रीय आला कमान उसको चलने नहीं दे रहा है, कमलनाथ इतने ताकतवर नेता है कि दिल्ली की चल नहीं रही है। इस वजह से जो घमासान मचा हुआ मुझे लगता है उससे कांग्रेस पिछड़ती हुई जा रही है। यदि अभी भी वो नहीं संभली तो उसको और भी पीछे, हमने पिछली बार भी देखा 2018 में उसने कुछ जल्दबाजी कर दी थी तो उसका लाभ मिला ना उसको, टिकट घोषणा करने में भी। हमेशा कांग्रेस आखिरी में जब उम्मीदवार तो कांग्रेस का कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि संकट वही उनके सामने कि एकला चलो की जो उनकी नीति है वो उनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर गढ़ों को ढहाने के लिए अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल बाजी मारी हुई है और कांग्रेस अभी दूर तक पीछे भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन सवाल यही है कि जब कांग्रेस ने इतनी सारी रणनीति बना रही थी, 66 सीटों पे सर्वे कर लिया है, दिल्ली की टीम डेरा डाले है, कमलनाथ के अपने सर्वे है, फिर आखिर सूची कहाँ अटकी हुई है? या कह सकते हैं कि जो एक प्रसिद्ध बाबा कहते थे कि कृपा कहाँ अटकी हुई है, तो उस कृपा को वापस लाने के लिए अब कांग्रेस को क्या कुछ जतन करना होंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।